गुड मॉर्निंग आशीष। नहीं, मार्केट बढ़िया है। मार्केट मेरे ख्याल से जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और देखिए, मार्केट का काम रोज़ चलना नहीं है। अगर मार्केट रोज़ चलने लगे और अगर रोज़ ही आपको पैसा बना कर दे तो फिर तो निफ्टी 3 लाख हो जाएगा ना, अगर ऐसे चलता रहेगा, रोज़ 100 पॉइंट चलता रहेगा। तो देखिए, मार्केट का ट्रेंड तेज़ी का है और नया हाई लगने वाला है। अब ये नया हाई उस दिन थर्सडे को जब गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था तभी लग जाए, या फिर आप एक्सपायरी पे लगे, या नवंबर में लगे, या दिसंबर में लगे। अब ये एग्जैक्ट डेट बताना बहुत टफ होगा किसी के लिए भी। 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है अब इस बाज़ार में। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना आशीष, तो आपको लॉन्ग रहना है। हाँ। और वो जो मैं 30,000 की बात की है निफ्टी में, वो मैं फिर कह रहा हूँ, वो 1 साल का व्यू है, ऐसा नहीं है कि एक डेढ़ महीने का व्यू है। तो लॉन्ग रहें जब तक 25,800 क्लोजिंग बेसिस पर डिसाइसिवली ना टूटे। फ्राइडे को भी देखिए आप, हमने इंट्राडे में तोड़ा उसको, लेकिन क्लोजिंग में वापस हम उसके ऊपर आ गए, 25,800 के ऊपर। लास्ट ट्रेड तो 25,800 के ऊपर ही हुआ है। तो जब तक वो ना टूटे तब तक ट्रेंड जो है वो बाय ऑन डिप्स का है। और अगर आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो ऐसे आपको गैप अप्स मिलते रहेंगे, जैसा आज मिल रहा है। थर्सडे को भी चाहे 400 पॉइंट का नहीं हुआ, 200 पॉइंट का भी गैप अप तो हुआ ही था। तो एक बार के लिए तो आपको मार्केट देगा इस तरीके के गैप अप। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब बाजार में थोड़ा सा एक शिफ्ट हुई है लीडरशिप। बैंकों के बजाय अब आईटी ने चलना शुरू करा है, और आईटी के साथ कुछ और सेक्टर्स जो हैं उन्होंने अब चलना शुरू करा है। आज भी आप देखिए कुफोज के नंबर्स के बाद मुझे लग रहा है कि आईटी फोकस में रहेगा। बैंक निफ्टी में क्लियर कट थोड़ी सी मुनाफा वसूली है, इसलिए थोड़ा हाईस पे आपको फॉलो थ्रू नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा वीकनेस दिखाई। और ये बात हमने डिस्कस भी की थी कि बैंक निफ्टी में भले ही बैंक्स चलेंगे लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, उसमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली क्लियरली विजिबल है। बैंक निफ्टी वैसा नहीं कि वीक हो गया, ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में भी लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बिट ऑफ अ लैग में भी। अच्छा, एक और चीज़, एफआईएस की बाइंग है, कैश में एफ&ओ में दोनों में बाइंग है। कल एनएससी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी है और एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशो अब 25% पर है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि जो बाकी के बचे हुए शॉर्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। हो सकता है कल की एक्सपायरी तक बाकी के शॉर्ट्स भी कवर हो जाए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें लॉन्ग करना है, लेकिन एटलीस्ट अगर वो शॉर्ट भी अगर अपने कवर करेंगे तो भी एक जो चीज़ है वो आपके लिए फेवर में आएगी। थोड़ा मुझे फॉलो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगली 2 लाइनें प्ले कर दीजिए। बस मार्केट में इस समय एक ही जो थोड़ा सा एक पेच फंसा हुआ है वो है यूएस के साथ का ट्रेड डील का। तो अब ये ट्रेड डील किस तरीके से होगी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा एक जो इफ रह गया वो यही रह गया है। अब कल एक आध चीज़ें हुई हैं, जैसे थाईलैंड के साथ डील हो गई यूएस की। अब देखिए, एक चीज़ समझिए, लोगों को समझनी होगी कि थाईलैंड एक पर्टिकुलर इकॉनमी है। जैसे भारत एक वास्ट इकॉनमी है, थाईलैंड की इकॉनमी बहुत ही एक लिमिटेड स्पेस में काम करती है। उनके साथ इजी है इस तरह की डील करना, थाईलैंड के लिए, मलेशिया के लिए, कंबोडिया के लिए, और ये सारी की सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जो एक साथ सारे बॉर्डर्स शेयर करती हैं, तीनों की तीनों कंट्रीज़। चीन के साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है। तो भारत के साथ क्यों नहीं हो रही है ट्रेड डील? मेरे ख्याल से जैसा पीयूष गोयल जी ने उस दिन कहा कि वी डोंट डू अ डील विद गन टू आवर हेड, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। जब हमारे फेवर में जब तक नहीं होगी तब तक ट्रेड डील हम नहीं करेंगे, भले थोड़ा सा डिले करेंगे। उन्होंने ये बात भी कही कि हमारी खुद की इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है, 1.4 बिलियन पीपल, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ट्रेड डील होगी, अच्छी ट्रेड डील होगी, आई थिंक दोनों के फेवर में होगी। और जिस दिन वो ट्रेड डील की अनाउंसमेंट होगी उस दिन निफ्टी चलेगा 400-500 पॉइंट अच्छे से। अब वो मेरे लिए कहना बहुत टफ है कि वो आज की आज हो जाएगी, कल होगी, या अगले महीने तक पोस्टपोन होगी। लेट्स वेट एंड वॉच। हाँ, उसका इंतजार करना है। बाकी सब चंगासी बढ़िया एफआईआईएस का डेटा अपफ्रंट कमेंट्री में सामने आता हुआ, रोज चलना जरूरी नहीं है, लेकिन मार्केट्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में फिर मार्केट्स का अप्रोच क्या होगा, समीकरण बैठ कैसे रहे, सब पे बातचीत करेंगे। आज के की ट्रिगर्स कौन से हैं और कौन से स्टॉक्स, हर पहलू टटोल कर जिस पे बातचीत करते हैं, चाहे टेक्निकल सेटअप हो, चाहे फंडामेंटल्स हो, न्यूज फ्लोज हो, सब पर सारी तैयारी होनी है। पहले लेकिन आज सुबह की, मंडे सुबह की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।
नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी में करीब 100 पॉइंट की रैली, एक नए हफ्ते की शुरुआत, एक्सपायरी वीक है ये, ध्यान रखिएगा। शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत, एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 25% के करीब पहुंचा, कैश में भी बाइंग। इधर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की उम्मीद से ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग, रिस्क ऑन सेंटिमेंट के चलते गिफ्ट निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर। 30 अक्टूबर को ट्रंप शी जिनपिंग की बैठक से पहले अमेरिका चीन के बीच सुलह के संकेत। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बोले चीन पर 100% टैरिफ का फैसला टाला। यूएस किसानों से एग्री प्रोडक्ट्स खरीदेगा चीन। ट्रेड डील की उम्मीद से कच्चे तेल में उछाल, ब्रेंट $66 के पार। दूसरी तिमाही में अनुमान के करीब रहे कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे, मुनाफा करीब 0.3% घटा, मार्जिन्स पर हल्का दबाव, लेकिन ब्याज से कमाई 4% से ज्यादा बढ़ी। तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग में भी कमी। दूसरी तिमाही में ज्यादातर पैमानों पर अनुमान से अच्छे रहे डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट्स। 7% बढ़ा कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यूज में 10% की बढ़त, हालांकि मार्जिन्स पर दिखा 3% का दबाव। Q2 में कोफोज के शानदार नतीजे, मुनाफा 18% ज्यादा बढ़ा, मार्जिन में भी दिखा सुधार। वहीं एसबीआई कार्ड के रेवेन्यू में 12% से ज्यादा की बढ़त, प्रॉफिट में दिखी 10% की ग्रोथ। Q2 रिजल्ट्स के लिहाज से आज अहम दिन। आईओसी, इंडस टावर, एसआरएफ, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस समेत वायदा में शामिल 9 कंपनियों के आएंगे नतीजे। डबल से ज्यादा हो सकता है एसआरएफ का प्रॉफिट, मार्जिन्स पे भी दिख सकता है सुधार। और रिलायंस इंटेलिजेंस ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ भारत में रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस नाम से जेवी की शुरुआत। जॉइंट वेंचर में रिलायंस की 70% तो मेटा की 30% होगी हिस्सेदारी। 855 करोड़ रुपए का होगा शुरुआती निवेश। चलिए, बहुत बड़ा पर्व है आज, मतलब चल ही रहा है, और छठ पूजा आज दूसरा दिन है उसका। और आशीष, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। अच्छा, हमारे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारा देश काफ़ी इस मामले में किस्मती है कि सूर्यदेव की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है। बाकी कई देश हैं जहाँ 6-6 महीने सूरज आता ही नहीं है, तो उस हिसाब से। और जो मेनली ये पर्व जो है वो बिहार, झारखंड और जो ईस्टर्न यूपी है उसमें मनाया जाता है। ऑब्वियसली मुंबई में भी काफ़ी बड़ा पर्व है क्योंकि वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पर सेटल हो चुके हैं, और उस वजह से। और हमारी भी टीम में काफ़ी लोग हैं जो इस समय बिहार में हैं। लक्ष्मण जी हैं, श्रेया हैं, काफ़ी लोग हैं जो छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत छठ पूजा की शुभकामनाएं, और हमारे सारे व्यूअर्स को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैया की कृपा हम सब पे बनी रहे। आप सबको भाई छठ पूजा की खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। अब आइए जरा आज के सेशन की तैयारी करी जाए। पहले तो नजर कहाँ का, कैसे लग रहे हैं संकेत आज के लिए आपको? देखिए, आज ना मैं सबसे बड़ा जो क्यू लेके चल रहा हूँ ना, वो है शॉर्ट कवरिंग का। ओके। इस मार्केट का जो सबसे बड़ा क्यू रहा है ना आशीष, वो है शॉर्ट कवरिंग। और सच बताऊँ ना, पिछले 4 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से शॉर्ट्स की धुलाई हुई है। मतलब ऐसी धुलाई मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब हुई थी। किसी एफआईआई ने नहीं सोचा होगा कि मार्केट इस तरीके से भागेगा। 1 महीने का चार्ट लेकर आइए जरा एक बार निफ्टी का। ये तो खैर 3 महीने का चार्ट है। 30 सितंबर को हमने चलना शुरू करा है। 30 सितंबर वॉज एग्जैक्ट डेट जब हम 24,611 पर थे। सीरीज की शुरुआत में तब हम थे आशीष 2.25 लाख के शॉर्ट पोजीशन पर, और हम बात कर रहे थे कि इतने शॉर्ट, बस मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए, और जब भी वो ट्रिगर आएगा तब बहुत तेज भागेगा। तब निफ्टी का लेवल था 24,611 का, जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी। और
अब हम हैं करीब करीब 1,06,000 शॉर्ट पर, और अब निफ्टी का लेवल आ गया है करीब करीब 25,800 पर। तो 24,611 से 25,800, मतलब करीब करीब एक महीने में करीब करीब 1200 पॉइंट की रैली हुई है, और 70,000 शॉर्ट कवर हुए, जिसमें करीब करीब 1200 पॉइंट की रैली हो गई। तो सोचिए अगर बाकी के 1 लाख शॉर्ट कवर हुए तो और कितनी बड़ी रैली हो सकती है यहाँ पर। अब असल में ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करें कि अगर 70,000 कवर हो तो 1200 पॉइंट की रैली हुई, अगर 1,06,000 और कवर होंगे तो और 1500 पॉइंट की रैली होगी। लेकिन इशू क्या है कि अब तो एफआईएस के पास एक और मौका है कि बस अब अपने शॉर्ट ही ना कवर करें, वो तो ही शॉर्ट कवर हो जाएंगे अपने आप। अब अगर 26,000 के ऊपर अगर आप बंद हुए तो मुझे लग रहा है कि फिर वो जो बाकी की शॉर्ट कवरिंग है, बची हुई शॉर्ट कवरिंग है, वो आने के चांसेस रहेंगे। आज के जो अर्निंग्स आने वाली हैं उसमें एसआरएफ है, आईओसी है, सोना बीएलडब्ल्यू है, पीएनबी हाउसिंग है, केफिन है और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़। ये कुल मिलाकर आज की अर्निंग्स हैं। और अगर अगले हफ्ते की, मतलब इस पूरे हफ्ते की अर्निंग्स देखें आप, तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं, जैसे कि टीवीएस मोटर है, एल&टी कोल इंडिया है, आईटीसी है, सिप्ला है, पिडिलाइट है, मारुति है, बीईएल है, श्रीराम फाइनेंस है, सीडीएसएल है सैटरडे को। इन सब के नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन मेरी नज़र खासतौर से 2 नंबर्स पर रहेगी, लार्सन एंड ट्यूब्रो और मारुति, क्योंकि लार्सन एंड ट्यूब्रो और मारुति दोनों में शानदार रैली रही है। खासतौर से मारुति जीएसटी कट के बाद से सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक रहा है, तो इस वजह से ये कुछ और स्टॉक्स होंगे जिन पर आज और इस हफ्ते पूरे आपकी नज़र रहने वाली है। इसके अलावा मैं 2 और चीज़ों की बात करूंगा। एक तो है आज जो नंबर्स आए हैं, तो उसमें कोटक और कोफोज, इनके नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से कोफोज में आज एक और री रेटिंग पॉसिबल है, आज का हीरो ऑफ द डे भी हो सकता है कोफोज, क्योंकि कोफोज के नंबर्स बहुत शानदार है। कुछ देर में हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टॉक्स, आपके जो बिग स्टॉक्स हैं उनमें, तो उसमें आपको हम क्लियरली बताएंगे, लेकिन ये आज का हीरो ऑफ द डे भी हो सकता है। कोटक के नंबर्स मिले जुले हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी दिखा रहा था साइन आपको। हम फ्राइडे को बात भी कर रहे थे कि काफ़ी वीक था फ्राइडे को स्टॉक ऑलरेडी, तो काफ़ी हद तक थोड़े से सॉफ्ट नंबर शायद प्राइस में है, लेकिन खैर लेट्स वेट एंड वॉच। बिल्कुल ठीक है, ये हैं सारे इंटरेस्टिंग क्यूज आज के इस हफ्ते के, जहां जहां हमारी नजर रहने वाली है। आपने अपफ्रंट कहा था कोई दिक्कत नहीं दिखती बाजार में, ठीक है, बीच में कूल ऑफ हुए, शायद एक तरफा मूव्स थे इसलिए कूल ऑफ हुए, और कूल ऑफ होना अच्छा हो। ऐसे में बाजार की रणनीति, आज की स्पेसिफिक से बात पे उतरेंगे, लेकिन ब्रॉडली किस माइंडसेट के साथ उतरूं इस बाजार में? देखिए, इस समय ना मार्केट में जो बड़ा पैसा है ना, वो ट्रेंड में जो रहते हैं लोग, उनका बन रहा है। ट्रेंड में रहने वालों का पैसा जो है वो बड़ा पैसा बन रहा है। बीच बीच में मार्केट आपका कन्विक्शन टेस्ट करता है, जैसा कि थर्सडे को किया। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मैं अभी भी ये बात कहूँगा कि थर्सडे को जो हमने बात की थी कि अगर 400 पॉइंट का गैप अप मिल रहा है तो तुरंत बुक करिए, 200 पॉइंट का भी है तो एक बार बुक करिए, ठीक है जरूर। और भले ही उसका मतलब ये नहीं था कि आप शॉर्ट करें, लेकिन टारगेट अभी भी वही हैं, बड़े टारगेट हैं 27,000 के, 30,000 के निफ्टी पर, वो अभी भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और ना ही मतलब कुछ लोगों के कहने से वो हमारा व्यू चेंज होगा। बीच बीच में कभी कभी ना मार्केट में फॉल्स ब्रेकडाउन आते रहते हैं, जैसे कि फ्राइडे को आया, ये होता रहेगा। अच्छा, ये भी हो सकता है इस मार्केट में एक आध दिन, किसी दिन मार्केट आपको सबको लॉन्ग पोजीशन से बाहर कर दे और उसके बाद बहुत तेज़ी से चले, ये भी मार्केट में होता है। तो ये जो लोग मार्केट में काफ़ी समय से स्पेंड कर चुके, काफ़ी समय उन्हें ये बात पता है, इसके लिए आपकी पोजीशन साइजिंग की इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन एक बात अर्निंग सीजन के साथ धीरे धीरे क्लियर हो रही है, दूसरी तिमाही जो है ना वो उतनी ख़राब नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। अभी तो बैक बेंचेस के नंबर्स आने हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अब तक जितने नंबर्स आए ना, मुझे नहीं लगता किसी एक नंबर को देखकर आप कह सकते थे कि हाउलर था कोई भी एक नंबर। अब तक जितने भी नंबर्स आए हैं सारे उम्मीद से बेहतर ही आए हैं। लेकिन एक चीज़ बताया तो मैं आपको, सेकेंड हाफ में थोड़े से ऐसे कंपनीज आती हैं जिनके नंबर्स को लेकर मार्केट थोड़ा डरता है, तो वो नंबर्स अभी आने, खासतौर से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के कुछ नंबर्स होते हैं। लेकिन फिर भी अब तक तो Q2 ठीक ठाक रहा है और Q3 मार्केट के लिए ब्लॉकबस्टर होने वाला है, ये एक आई थिंक सब कंपनियों की कमेंट्री से क्लियर हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो मार्केट Q3 के नंबर्स की थोड़ा वेट करेगा, मार्केट उससे पहले ही आपका ऑल टाइम हाई लगा देगा। मार्केट का काम है, फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है मार्केट में। एक चीज़ लेकिन मैं जरूर कहूँगा, इस समय ना थोड़ा अपने आप को लार्ज कैप में रखिए, थोड़ा अपने आप को कॉन्सेंट्रेटेड रखिए इस मार्केट में। निफ्टी में ही पैसा बन रहा है, निफ्टी को रोल ओवर करिए। आई थिंक ये साल जो है ना, ये निफ्टी का साल है। इस साल में आपको बड़ा पैसा बनाना है, इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढने की भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन कई लोग हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढते हैं, तो उनके लिए बात कर लेता हूँ मैं। जहाँ नंबर्स अच्छे हैं
वहाँ पे री रेटिंग हो रही है। सोने पे सुहागा वहाँ जहाँ पर नंबर्स भी अच्छे हैं और कमेंट्री भी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर नंबर्स खराब हैं और कमेंट्री भी अच्छी है वो भी चल रहे हैं। तो आपका फोकस है, जैसे कोफोज है, कोफोज के नंबर्स भी अच्छे हैं, कमेंट्री भी अच्छी है, तो हो सकता है कि ये इसमें आज री रेटिंग हो जाए। लेकिन आगे जाते हुए ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने होंगे, बेसिकली उन शेयरों से दूर रहना जहाँ नंबर्स भी खराब हैं और कमेंट्री भी खराब है। अगर दोनों खराब है तो फिर उनसे दूर रहिए, फिर उनमें आपको ज़बरदस्ती बॉटम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में। या फिर वो स्टॉक नहीं चल रहे हैं आशीष जो बहुत महंगे हो गए अच्छे नंबर के बावजूद, जैसे आईसीआईसीआई बैंक 3 दिन से नहीं चल रहा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में मतलब सब कुछ अच्छा होने के बावजूद क्योंकि स्टॉक बहुत महंगा था, इस वजह से ये नंबर्स के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी जिस दिन सेलिंग का एग्जॉशन होगा वहाँ पर ये स्टॉक भी चलेगा। लेकिन इस समय मेरा मानना ये है कि आपको फोकस जो होना है वो थोड़ा सा लार्ज कैप पर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, लार्ज कैप्स की तरफ फोकस करें। या आईसीआईसीआई बैंक जो थोड़ा सा ऑफ लेट ठंडा पड़ा अच्छे नंबर्स के बावजूद, इसकी तो चैनल पे हमने पिछले हफ्ते चर्चा तक कर रखी थी, बढ़िया तरीके से वैसे ही बिहेव करा। एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म करा, बाकी बैंकिंग स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म करा, वो दोनों दिग्गज पस्त पड़े रहे। खैर, यह है बाजार की इस समय की तस्वीर। आज की स्ट्रैटेजी बाद में, पहले लेकर आते हैं जरा सा अब चार्ट जीपीटी। डॉक्टर साहब, कौन सी थीम्स, किस तरह के स्टॉक्स, क्या क्या रडार पे आ रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी आईटी। आई थिंक मार्केट में अब इस समय एक लीडरशिप जो है वो निफ्टी आईटी के साथ है। कुछ हद तक मार्केट ये अजम्पशन ले रहा है कि वो जो ट्रेड डील है वो शायद होनी है यूएस के साथ। ये जो रेशो है ना, ये उस रेशो पर है जो मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे आया था। 2 साल उसके बाद आईटी रुका नहीं था। मेरा ये मानना है कि यहाँ से अगर आप एक आईटी शेयर्स का एक बास्केट बना लें या आईटी ईटीएफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकती है। सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट परसिस्टेंट का है। आई थिंक परसिस्टेंट की हमने पिछले हफ्ते बात भी की थी। अब बिग स्टॉक्स में लिया था हमने परसिस्टेंट और एचसीएल टेक को, आपको याद होगा। परसिस्टेंट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पर ये जो ट्रायंगल है इसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है। लगातार चौथे हफ्ते यहाँ पर तेज़ी नज़र आई है। परसिस्टेंट में इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि आज कोफोज शायद बहुत बड़े गैप अप के साथ खुले तो आपको शायद मिले ही ना, तो हो सकता है कि बाकी स्टॉक्स पर आपको फोकस करना पड़े। और 2 हफ्ते से यहाँ एफएनओ में शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। इसी स्पेस से एक और स्टॉक है, हालांकि अब वो एफएनओ का स्टॉक नहीं है, कैश का स्टॉक है, वो है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। बिरला सॉफ्ट में एक शानदार डिलीवरी बाइंग के साथ रिवर्सल के साइन मिले हैं मुझे। नीचे ग्रीन वॉल्यूम का बार देखिए आप, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक 20 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम्स हुए हैं यहाँ पर, इस वजह से ये मेरे रेडार पर आया। इसके अलावा एक और शानदार ब्रेकआउट वाला शेयर है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया ने वीकली चार्ट पर एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है। 16 महीने का एक चैनल क्रॉस हुआ है यहाँ पर। 20 वीक से ज़्यादा के डिलीवरी वॉल्यूम है यहाँ पर अगेन, और ऑल टाइम हाई पर है स्टॉक। देखिए ऑल टाइम हाई, जो भी स्टॉक्स मार्केट से पहले ऑल टाइम हाई बनाए वो स्ट्रांग होते हैं एज अ रूल, और लॉन्ग बिल्डअप भी है यहाँ पर। फ्राइडे को हमारा बिग स्टॉक था हिंडाल्को। वो आपको बताया था किस तरीके से जो एलएमई पे प्राइस चेंज हुए थे, और जो अल्कोआ का मूव था उसके बाद हिंडाल्को में मैसिव ब्रेकआउट है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेटल्स में इस समय अभी भी बहुत लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, अभी तक एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। अभी तो मेटल्स में रैली शुरुआत हुई है। यहाँ पर 3.5 साल का एक चैनल का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है। तो हिंडाल्को एक और स्टॉक रहेगा जो आज मेरे रेडार पर है। और उसी तर्ज पर अगर आप देखें तो वेदांता है। वेदांता भी बिल्कुल, और वेदांता में एक और चीज़ पॉजिटिव है, वेदांता है कि इसमें क्रूड भी जो है वो ये उसके फेवर में है। ये VDEL लिख दिया, गलत है, इसको चेंज करिए, VEDL होना चाहिए। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। लेकिन चार्ट वेदांता बेसिकली, या सिर्फ वेदांता लिखिए ताकि लोगों को समझ में आए। वेदांता में भी अगर आप देखें तो एक अच्छे हाई हाईज और हायर लोज बन रहे हैं, और 1 साल की ऊंचाई पर यहाँ पर भाव है इस वजह से। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहाँ पर कुछ साइंस हैं रैली के, लेकिन थोड़े से रिस्की स्टॉक्स हैं, जैसे कि ब्लू स्टार। आई थिंक ब्लू स्टार में अगर आप देखें तो हायर हाईज और हायर लोज का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन काफ़ी रिस्की स्टॉक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अर्निंग्स किस तरीके से आ जाएं, वोल्टास, ब्लू स्टार, इनकी पता नहीं चलता कई बार। लेकिन चार्टिकली, प्योरली चार्टिकली ट्रेंड काफ़ी मजबूत बन रहा है यहाँ पर। एक स्टॉक लेकर आता हूँ जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग मोड पर खड़ा है, वो है ओरेकल फाइनेंशियल का, OFSS। आई थिंक मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों की इस पर नज़र नहीं है, काफ़ी अंडर ओन्ड स्टॉक है ये। एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है, काफ़ी समय से ये स्टॉक वीक रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर के नंबर खराब थे, लेकिन अदरवाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सेंस बन रही है गोल्डन क्रॉसओवर की। और अगर मिड कैप आईटी चला तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है कि आपके फेवर में होगा इस वजह से। और फाइनली एक और स्टॉक उसी तर्ज पर, वो है फिनिक्स मिल्स का।
फिनिक्स में उस पर भी डेली चार्ट पर एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है, यहाँ पर भी 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया है, तो ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रेडार पर रहेगा। बढ़िया, ये है आज के बेहतरीन चार्ट जीपीटीज। आईटी एज अ स्पेस रेडार पे रहेगी, वो चार्ट ने ब्यूटीफुली दिखाया था। उसमें जो मजबूत दिख रहे हैं वो है परसिस्टेंट और बिरला सॉफ्ट, दोनों स्ट्रांग, दोनों में बढ़िया ब्रेकआउट्स। कमिंस इंडिया एक शानदार ब्रेकआउट, अपने ऑल टाइम हाईज पे खड़ा हुआ ये काउंटर, इसीलिए रेडार पे। हिंडाल्को, इनफैक्ट वो सारे के सारे मेटल प्लेस हमने फ्राइडे सुबह डिस्कस करे थे। हिंडाल्को था, नाल्को था, वेदांता था, सब में गजब मूव बैठे थे, इसी चार्ट जीबीटी में डिस्कस हुए थे। हिंडाल्को रडार पे रखिएगा, मैं कहा था बिग स्टॉक्स में भी थे ये उस दिन। हिंडाल्को आज भी रडार पे और साथ में वेदांता रडार पे, थोड़े से रिस्की साइड पे, लेकिन रडार पे रखने चाहिए ब्लू स्टार, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और फीनिक्स मिल्स। इन सब में बढ़िया मूव्स बनने की तैयारी लग रहा है, सामने खड़ी है। यह है आज के चार्ट जीपीटीज। अब आते हैं आज के स्पेसिफिक ट्रेड की क्यूज पर। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब इस इंटरेस्टिंग हफ्ते की, इस महीने के लास्ट हफ्ते की शुरुआत अच्छे नोट पे होनी है। 100 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन जब पहले गिफ्ट निफ्टी ने शुरुआत की थी तब आए, थोड़ा सा पस पड़ा था और अब देखिए 125 पॉइंट के गैप के साथ शुरुआत होगी, आधे % मजबूत हम खुलेंगे। क्यों? क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब रिस्क ऑन टेबल पे वापस आता हुआ। हमारे एशियन पियर्स सबके सब खुल चुके हैं, सबके सेशंस आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, हर तरफ उसी तरह की मजबूती, हमसे ज्यादा मजबूती के साथ सारा एशिया ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट जापान का निकेई पहली बार 50,000 के पार जाता हुआ, और ये सारा ऑप्टिमिज्म एक ट्रेड डील को लेकर आऊंगा उस पर। आइए फ्लिप करिए यूएस का हैंडओवर वीकेंड का, बढ़िया था फ्राइडे सेशन। हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से आधा % ऊपर थे फ्राइडे को 3:30 बजे। एक्चुअल सेशन में तीनों बेंचमार्क्स 1 से 1.25% के तकरीबन उछाल था, और आज सुबह के फ्यूचर्स लीजिए आपकी स्क्रीन पे, तीनों के तीनों बेंचमार्क्स और 1% उछाल की, आधे से 1% उछाल की तरफ बढ़ चुके हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि कहां फ्यूचर्स छोड़े थे, कहां फ्यूचर्स मिल रहे हैं हमको, और वही ऑप्टिमिज्म है जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? पहला यूएस के मार्केट्स का सेशन शुरुआत होने से पहले आना था इन्फ्लेशन का प्रिंट। 6 बजे शाम को यूएस का सेशन शुरू होता है, 7:30 बजे। वो इन्फ्लेशन का प्रिंट था, कोर सीपीआई आया 0.2% पे सितंबर महीने का, 0.3% का एस्टिमेट था। डिले के साथ सितंबर इन्फ्लेशन प्रिंट आया, लेकिन 3 महीने में सबसे अच्छा प्रिंट मिला। और उसके चलते हो क्या रहा है, वेडनेसडे को फेड मीट का आउटकम आना है रात 11:30 बजे। अब लाज है अभी भी स्ट्रीट डिवाइडेड, लेकिन इस इन्फ्लेशन के प्रिंट को देखते हुए सब ज्यादातर मान रहे हैं कि एक और ब्याज दरों में कटौती, और इनफैक्ट सिर्फ इसी बार नहीं, 1 दिसंबर में कटौती की तैयारी हो रही है, क्योंकि कंफर्टिंग इन्फ्लेशन का प्रिंट सामने आता हुआ। तो मार्केट वो प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब कंफर्मेशन आ रहा है उस बात का। हाँ, ये जरूर है कि इसके बाद, क्योंकि शटडाउन अभी भी चल रहा है, सिर्फ एक आंकड़ा आया, अब वो कह रहे हैं आंकड़े आना मुश्किल है भाई साहब। इस महीने कुछ नहीं आया था, सिर्फ इन्फ्लेशन का प्रिंट आया था। अब अक्टूबर का सीपीआई कह रहे हैं कि अगर ये शटडाउन चला तो वो नहीं आएगा, तो थोड़ी और अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि डेटा होगा नहीं। खैर, दूसरी तरफ एक और ऑप्टिमिज्म का रीजन हो गया वीकेंड के डेवलपमेंट्स, यूएस चाइना ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि नेगोशिएटर्स के बीच में मलेशिया में मुलाकात हुई थी यूएस और चाइना के। कहा जा रहा है कि कंसेंसस कई सारे पॉइंट्स पर रीच कर गया है। तो उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कह लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट हैं, वो कह रहे हैं वो जो 100% टैरिफ हम लगाने की बात कर रहे थे 1 नवंबर से चाइना में, दैट इज नाउ ऑफ द टेबल, हम नहीं लगाएंगे। उनका कहना है कि चाइना खूब सारा सोयाबीन हमसे और खरीदेगा, और जो रेयर अर्थ मेटल्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे एक्सपोर्ट के, 1 साल के लिए टालेगा समीक्षा करने के नाम पे। उधर कंफर्मेशन चाइना की तरफ से भी आया है कि कंसेंसस रीच हो गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस कह रहा है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इस थर्सडे को यूएस प्रेसिडेंट और चाइना प्रेसिडेंट साउथ कोरिया में फेस टू फेस मीट करने वाले हैं। उससे पहले कंसेंसस इमर्ज होता हुआ, इसीलिए एशिया और इसीलिए यूएस के फ्यूचर्स और तेजी तूल पकड़ रही है। ट्रेड डील सिर्फ चाइना के साथ नहीं हो रही है, ऑलरेडी साइन और सील हो गई है मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के साथ भी। और ब्राजील को लेकर कहा जा रहा है कि अब, क्योंकि इंडिया और ब्राजील दो हैं जिन पे 50% टैरिफ लगे हुए हैं, सबसे हाईएस्ट, ब्राजील के साथ भी वापस निगोशिएटिंग टेबल पे यूएस और ब्राजील की टीम्स आ रही हैं। पर इन सब का खामियाजा एक चीज रखिएगा, कच्चा तेल स्क्रीन पे। अब क्योंकि ऑप्टिमिज्म, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुधर रहा है, तो डिमांड बढ़ने की ऑप्टिमिज्म बढ़ गई है, तो इसलिए कच्चा तेल 66.5
के आसपास, हाँ $66 के अभी भी ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो वो इंच अप कर रहा है। बस ये क्यूज है। वैसे 66.5 देखा था मैंने सुबह, तो थोड़ा बहुत तो कूल ऑफ हो गया, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस पर नजर रख लेंगे। तो हैंड ओवर तो अच्छा, अगर ग्लोब की बात करें तो भाव के लिहाज से और क्यूज के लिहाज से हैंड ओवर बढ़िया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारा अपना ट्रेड सेटअप। ये थर्सडे और फ्राइडे को मामला अगर कूल ऑफ होना शुरू हुआ तो दिग्गज इन्वेस्टर्स कैसे अपना आपको प्लेस कर रहे थे समझ लेते हैं। सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल। अच्छा, सेटअप पर आऊँ उससे पहले आशीष, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी होगी ट्रेड डील से रिलेटेड, कि क्यों इतना प्रेशर है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर भी। अब जैसा आपने बोला, सिर्फ ब्राज़ील और भारत के साथ ट्रेड डील बाकी है, चाइना के साथ भी मोर और लेस हो गई है, शायद हो ही गई ना, बाकी सब देशों के साथ भी हो गई है। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आना है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट में 5 नवंबर को मामला आना है। आपको याद होगा कि उससे पहले जो कोर्ट था उन्होंने साफ बोल दिया था कि आपके टैरिफ इल्लीगल है, ठीक है। तो 5 नवंबर को अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपके सारे टैरिफ इल्लीगल हैं, और अगर वही स्ट्राइक डाउन हो गया, तो वो शायद ट्रंप वो मौका ही नहीं देना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को। इसके लिए उनके भी हित में है कि 5 नवंबर से पहले कुछ ना कुछ कर लो, सब कुछ हो जाए। 5 नवंबर से पहले अब देखिए, सिर्फ भारत ही बचा है टेक्निकली, भारत और ब्राजील ही बचे हैं। तो जो 3 बड़े देश हैं ब्रिक्स कंट्रीज में, भारत, रशिया, ब्राजील और चाइना, तो उनके साथ डील करके खत्म करो इसको। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि 5 नवंबर से पहले डील आ जानी चाहिए, हमारी भी आ जानी चाहिए 5 नवंबर से पहले। ये मेरा मानना है। खैर एनीवे, जब वो इसमें कोई स्पेकुलेट नहीं करेंगे, जब आ जाएंगे उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। अब हमारे सेटअप पर आ जाते हैं। हमारा सेटअप ठीक ठाक है। हमारे सेटअप में देखिए आप, कंसिडरिंग फ्राइडे वीक सेशन था, उसके हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक हैं। एफआईएस की बाइंग है कैश मार्केट में करीब 600 करोड़ की। हालांकि एफआईएस के वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा इसको। जब थर्सडे को हमने सेल नंबर देखा था, वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम पर आया था। फ्राइडे का नंबर जो है वो छोटे वॉल्यूम पर आया है। इसके अलावा बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, देखिए वो जो 1166 करोड़ की सेलिंग हुई थी, वो थोड़ी सी बड़ी थी, उसके मुकाबले 600 करोड़ की बाएंगे। लेकिन फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग बदस्तूर चालू हुई। यहाँ भी देखिए आप, अब आप लॉन्ग शॉर्ट देखिए कितना बेटर हो गया है। अगली प्लेट में देखिए 725 लॉन्ग ऐड हुए और 6200 शॉर्ट ऐड हुए हैं, तो और 7000 नेट शॉर्ट सिस्टम से बाहर ही गए हैं बेसिकली। 1300 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, 700 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है एफआईएस की तरफ से, और 7 दिनों में एफआईएस ने 17,000 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की बाइंग करी है, 17,000 करोड़ की। सिर्फ फ्राइडे का नंबर देखें तो 1200 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग है। और जैसा हम डिस्कस भी कर रहे हैं, अब निफ्टी जो है ना, वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, देखिए निफ्टी में उससे एक दिन पहले 3300 करोड़ की बाइंग और फ्राइडे को 1200 करोड़ की बाइंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट 725 लॉन्ग ऐड हुए, 6200 शॉर्ट कम हुए। हालांकि अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स का आंकड़ा देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है फ्राइडे को, और थोड़े से लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुए हैं। लॉन्ग शॉर्ट की टेबल देखिए, अब आप हम 25% पर पहुंच गए हैं, 24.84% टू बी प्रिसाइज। 1,06,000 शॉर्ट रह गए हैं। 7 दिनों में करीब 87,800, मतलब 90,000 के करीब शॉर्ट कवर हुए हैं 7 दिन में, और 9 जुलाई के बाद का सबसे बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। इंडिया विक्स 11.59 पर, पुट कॉल रेशो 0.76 पर। आज मार्केट के पास स्पेस है चलने का, अच्छा चलने का। और बैन में एक अपडेट है, 2 स्टॉक्स बैन में आ गए, सेल और सम्मान कैपिटल। अब तक कोई स्टॉक नहीं था बैन में, अब 2 स्टॉक बैन में आए हैं, सेल और सम्मान कैपिटल, तो इन पर भी नजर रहेगी आज हमारी। बिल्कुल ठीक है, यह है हमारा ट्रेड सेटअप। अब आइए निफ्टी की स्ट्रैटेजी। वो आया था फ्राइडे को, प्रॉफिट टेकिंग थी, अक्रॉस द बोर्ड थी, मामला कूल ऑफ हुआ, पर उसके बावजूद डेटा बुरा नहीं है, समीकरण बुरे नहीं है। ऐसे में अब हमारा अप्रोच क्या रहेगा? ये मार्केट्स का टेक्सचर रिलेटिव कॉन्फिडेंस का कहा जा सकता है कि है टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का, हिम्मत करके खरीदारी ही करनी है, ऐसा कहूँ क्या? बिल्कुल खरीदारी ही करनी है, लॉन्ग ही रहना है आपको। देखिए, एक वो कहते हैं ना कि ये लक्ष्मी आपको टीका लगाने आई है, आप मुंह धोने गए हैं, मतलब वो नहीं होना चाहिए। आप उस समय लॉन्ग होने चाहिए। जिस दिन वो ट्रेड डील होगी उस दिन आप अगर मार्केट में लॉन्ग नहीं होंगे तो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहला रेजिस्टेंस आएगा 25,950 से 26,000 का, और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो मिलेगी आपको 26,050 से 26,100 पर। सपोर्ट आपका 25,750 से 25,800 पर है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है एक्चुअली। अगर ये टूटा, वैसे मेरा बेस केस नहीं है, अगर टूटा तो 25,650 से 25,700 का एक जोन रहेगा। देखिए, बेस्ट बाइंग जोन तो रहेगा 25,750 से 25,800 का। अब पता नहीं मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो बेस्ट जोन है बाय करने का। एक स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको सिस्टम में 25,650 का। प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थर्सडे जैसे सेशन को
बचाने के लिए अगर 26,050 पर आपको रिजेक्शन दिखाई दे, रिजेक्शन मिलना ज़रूरी है, तभी प्योरली इंट्राडे के लिए 26,100 के स्टॉप के साथ एक डे ट्रेड होगी। लेकिन अगर वो ट्रेड ऑन भी हो तो भी उसको क्लोजिंग तक निपटाना है, बेसिकली कैरी नहीं करना है। कैरी अगर आपको करना है तो लॉन्ग पोजीशन ही कैरी करना है, भले ही हेज के साथ कैरी करें, लेकिन कैरी लॉन्ग पोजीशन ही करनी है। ब्यूटीफुल। ये है निफ्टी 50 की रणनीति। निफ्टी बैंक, ये पिछले हफ्ते सेकंड हाफ में चर्चा कर चुके हैं हम लोग कि निफ्टी बैंक में किसी भी ट्रेड से बचें, क्योंकि HDFC बैंक, ICICI बैंक का ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन था। ये कहा था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स पे दाव लगाना अलग बात है, निफ्टी बैंक से दूर रहना है। और आज भी आप कह रहे हो निफ्टी 50 बेहतर पोजीशन निफ्टी बैंक से वीज़ा भी, अगर तेजी आनी है तो फिर निफ्टी बैंक में क्या सता रहा है और अब रणनीति क्या होगी, या फिर क्या वॉच करूं इस पे? देखिए, निफ्टी बैंक में अभी कोई ट्रेड नहीं है। हम ठीक है। 2 दिन से एक व्यू लिया हुआ है कि अभी बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं, वो आपको चार्ट भी बता रहा है आपको क्लियरली। जब तक ICICI बैंक और HDFC बैंक स्टेबल ना हो जाए, ICICI बैंक ने कुछ साइन दिखाए फ्राइडे को स्टेबिलिटी के, लेट्स वेट एंड वॉच। अगर HDFC बैंक भी थोड़ा स्टेबल हो जाए तो शायद बैंक निफ्टी में एक वापस ट्रेड हो। अच्छा, एक और चीज़ है, आज कोटक बैंक के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा, वो देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन आएगा। बैंक निफ्टी की बजाय ना आप चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करें। बैंकिंग स्टॉक्स में 2-3 पॉकेट्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं। सबसे पहले SBI की लीडरशिप में PSU बैंक मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी हर डिप पर बाइंग आ रही है बेसिकली। दूसरा, छोटे प्राइवेट बैंक जिनका लीडर है AU बैंक हो गया आपका, RBL बैंक हो गया आपका, बंधन बैंक हो गया आपका, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया आपका, करूर वैश्य बैंक हो गया। कोई भी प्राइवेट बैंक छोटा वाला उठा के देख लीजिए आप, सबका ट्रेंड अच्छा है। फ्राइडे को सब में प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अदरवाइज ट्रेंड सबका बहुत स्ट्रांग है। तो इन पर फोकस करें बेसिकली। जो लोग लेवल बेस्ड ट्रेडर्स हैं उनके लिए लेवल बता देता हूँ। सपोर्ट है 57,400 से 57,500 पर, और रेजिस्टेंस है 57,800 से 58,000 पर। तो 58,000 के अगर आप ऊपर निकलेंगे तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा और 58,200-300 तक का मूव आ सकता है। लेकिन अगर 57,500-400 अगर आपने ब्रेक किया तो 57,300-200 का मूव आ सकता है। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, मुझे इस समय बैंक निफ्टी में ईदर वे किसी भी तरफ का कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आज इसको अवॉइड कर रहा हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, जब तक कन्विक्शन, जब तक क्लैरिटी ना आए, काहे कूदना। वॉच पे रखेंगे निफ्टी बैंक को, लेवल स्पेसिफाई कर दिए, ट्रेड से बचेंगे इस समय। निफ्टी 50 लेकिन डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। हो गई निफ्टी 50 बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। अब आएगा जब कंटिन्यूस सेशन, देखेंगे किस तरह से बिहेव कर रहा है मार्केट, चर्चा करते रहेंगे, मैप करते रहेंगे मार्केट्स को, और जहां जहां मौके मिल रहे होंगे उस पर बट ऑब्वियसली CNBC आज सबसे पहले आपको आगाह कर रहा होगा। आइए भाई, आज के अब बिग स्टॉक्स की बारी। डॉक्टर साहब, कौन कौन से? बिल्कुल। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी एक बार लेकर आइए जरा, 135 पॉइंट ऊपर हो गया अब, तो ये इंटरेस्टिंग होगा आज। खैर एनीवे, देखिए सबसे पहले कोफूड्स, मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे। अब बहुत लोग कहेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी में उतनी ही है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर मैं क्यों ले रहा हूँ इसको। आई एग्री, सेम है जितना कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ एग्री था। लेकिन यहाँ पर 2 बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मार्केट को कंसर्न कोफोज की पिछले नंबर्स में भी 2 ही चीज़ों से, पिछले क्वार्टर में भी उनकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी थी, लेकिन स्टॉक नहीं चला था क्योंकि 2 कंसर्न्स आ गई थी मार्केट को, उनके मार्जिन को लेकर और उनके कैश फ्लो को लेकर। दोनों एड्रेस कर दिए उन्होंने। मार्जिन उनके 13.7% के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 14% पर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि ये सस्टेन करेंगे। दूसरा, उनका जो फ्री कैश फ्लो है वो करीब करीब 84% का रहा है। ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, ध्यान रखिएगा, 1 महीने में। लेकिन मेरा ये मानना है कि मार्केट में जो चलता है वही इस तरीके से चलता है, ये उसमें मोमेंटम है, और कंपनी आगे भी बोल रही है कि 70 to 80% फ्री कैश फ्लो रहने वाला है। तो इस वजह से ये मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे हो सकता है। तो ये आज का आपका पहला स्टॉक हो गया। दूसरा बिग स्टॉक मैं आज ले रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आज सुबह उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि वर्ली में, और देखिए वर्ली में तो हमारा ऑफिस है, हम सब जानते हैं, मतलब हमारी तो खैर पहुंच से बाहर हैं, कई लोगों के पहुंच में हैं, उन्होंने लिए भी होंगे। लेकिन वर्ली में उन्होंने कहा है कि गोदरेज, ये एक ट्रिलॉजी है, इसका एक फेज़ 1 का प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने जिसमें रेरा की मंजूरी मिली है उन्हें, और 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू पोटेंशियल है इस यहाँ पे इस एरिया में। और वर्डी में तो मार्जिन भी अच्छा होगा, तो 10,000 करोड़ का अगर रेवेन्यू पोटेंशियल है तो सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर। एक थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बिग स्टॉक का आज ले रहा हूँ, वो है औरोबिंदो फार्मा। किसी का नुकसान हो रहा तो औरों को फायदा हो रहा है। ओके। हीटेरो
के अगेंस्ट यूएस एफडीए ने बड़ी ऑब्जेक्शंस लिए, 6 ऑब्जेक्शंस हैं, और हेटेरो उसी बिजनेस में है जिसमें ऑरोबिंदो फार्मा है और उसका नंबर 2 प्लेयर है एक्चुअली। तो अगर हेटेरो को नुकसान होगा तो ऑरोबिंदो को फ़ायदा होगा। तो इस वजह से ऑरोबिंदो फार्मा, इसको मैंने आज ग्रीन में लिया है। तो 3 बिग स्टॉक्स हो गए, कोफोर्ज, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और ऑरो फार्मा, ऑरोबिंदो, तीनों न्यूज़ की वजह से।